तो कल अपना जो चैप्टर था वो जीएस के 9 पिलर थे। उन जीएस के 9 पिलर पे अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई जीएस पढ़ना कैसे है और जीएस में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो जो जीएस के 9 पिलर थे उन 9 पिलर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उन 9 पिलर में से जो पहला पिलर है हिस्ट्री का, उसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। और जो हिस्ट्री का जो मेन पिलर है या जो पहला पिलर है, इस पिलर में ना पहले हमारी आती है एंशिएंट हिस्ट्री, और दूसरी आती है मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरी हमारे सामने आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन 3 पिलर को, यानी पहला जो पिलर हिस्ट्री का है, इस पहले पिलर में ये 3 सेगमेंट जो आएंगे, इन 3 सेगमेंट में से हम लोग सबसे पहले ये पिलर लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास पर हमें आज से डिस्कस करना है। प्राचीन भारत के इतिहास पे हमें क्या करना है, आज से डिस्कस करना है। तो जो 9 पिलर थे यहाँ पर हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, या फिर से बताते हैं कि कल जो हमारी क्लास थी, कल हम लोगों ने जीएस का सिलेबस देखा था कि जीएस के सिलेबस में हमें क्या क्या कवर करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते हुए हम लोग 9 पिलर पर आए थे, और इन 9 पिलर में जो पहला पिलर हमारा था वो हिस्ट्री का होगा, और इस हिस्ट्री को हमें डिस्कस करना है। इसके बाद दूसरा पिलर जो हमारा होगा वो पॉलिटी का होगा। इसके बाद तीसरा पिलर जो हमारा होगा वो ज्योग्राफी का होगा। चौथा पिलर इकोनॉमी का होगा। पांचवा जो पिलर होता है हम लोग साइंस का लेते हैं, और छठवां जो हमारा पिलर होगा वो एनवायरनमेंट का होगा, और सातवां जो पिलर होगा वो हमारा कल्चर का होगा, और 8वां पिलर हमारा सेंसस का होता है। और इसी के साथ हम लोग करंट अफेयर को टच करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 पिलर हो गए, और ये जो 8 पिलर हैं, इन 8 पिलर के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इनमें से जो पहला पिलर हमारा होगा ये बहुत विस्तृत है, इसका एक विस्तृत अध्ययन क्या है, जरूरी है। विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ही काम करेंगे, और एक एक करके हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि सिलेबस में क्या है और पढ़ना कैसे है और पेपर में कैसे आता है। इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं होता है, या इंपॉर्टेंट हमें खाना नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है हजम करना। तो जितना हम पढ़ेंगे हमें उसको हजम भी तो करना है ना, हम समझ तो जाएं कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे दिमाग में है कि नहीं, तब तो जाके आप काम करोगे, अदरवाइज तो काम नहीं कर पाओगे ना। तो हिस्ट्री का जो पहला पिलर है, इस पिलर को हम देखेंगे। तो इतिहास में हमारे सामने 3 सेक्शन आते हैं। पहला आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, और इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आजकल जो प्रश्न है उन प्रश्न की संख्या थोड़ी कंसेप्चुअल होती जा रही है। कंसेप्चुअल का मतलब यह है कि कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं है। जैसे मान लो भक्ति आंदोलन पूछा गया, तो भक्ति आंदोलन में आपको आपसे सगुण पूछेंगे, निर्गुण पूछेंगे। तो सगुण की परिभाषा और निर्गुण की परिभाषा, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में, तो ये चाणक्य के बारे में भी पूछेंगे, अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है ये पूछेंगे, अर्थशास्त्र में अभिकरण कितने हैं ये पूछेंगे, और आगे चल के अर्थशास्त्र पर कितनी टीकाएं लिखी गई ये सब वो पूछेंगे। और जब ये बात चलती रहेगी तो इसी बात को आगे बढ़ेंगे कि भाई कैसे स्थिति बनेगी और कैसे ये कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, तो जीएस में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, या कितना छोड़ें, या कितना हम किस बुक से कवर करें। तो पहला तो यही होता है कि एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए और सरल भाषा में लिखी हुई बुक होनी चाहिए। तो इन सरल भाषा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने एनसीईआरटी होगा। तो एनसीईआरटी वाली किताबों को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके सामने जीएस कोई बड़ी बात नहीं होगी, और धीरे धीरे आप इसके मास्टर बनना शुरू हो जाएंगे। बस 6 से 12। इसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो आप वैल्यू एडिशन के लिए अच्छी किताबें ले लो और उनको पढ़ो। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वनडे एग्जाम की तैयारी में आपके सामने एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस समझने के लिए। और इसके बाद जो आपकी कोचिंग है या जो नोट्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो नमस्कार, मैं अनिल शुक्ला नवरत्न एकेडमी के ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं अपना जीएस का पहला पिलर। तो जीएस का जो पहला पिलर है उस पिलर में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री। इसमें हमारे सामने सबसे पहले आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर हम कहें प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास पर हम काम करेंगे, यानी हम देखेंगे
कि प्राचीन भारत का इतिहास हमें कैसे पढ़ना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। तो भैया इतिहास कहां से पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, इतिहास लिखा कैसे गया, किन किन माध्यम से हमें इतिहास का सोर्स मिलेगा, कहां से हमारे सामने जानकारी आएगी इतिहास की। तो इतिहास को जानने का जो स्रोत होगा, जो सोर्स होगा, वो सबसे पहले होगा। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि इतिहास को जानने का स्रोत है क्या, या फिर हम ये देखते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास को जानने के सोर्स क्या हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत, इनके माध्यम से ही प्राचीन भारत के इतिहास की क्या होती है, शुरुआत होती है। और यहीं से हम देखेंगे कि इतिहास कैसे लिखा गया, इतिहास कैसे आगे बढ़ा, ये देखेंगे। तो पहला पिलर जो हमारा हिस्ट्री वाला है, इस पिलर को हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के स्रोत ये होंगे। अब इतिहास को जानने के स्रोत हमारे सामने क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट तो ये है। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हमारे सामने होंगे वो कई प्रकार के होंगे, 1, 2 और ये नंबर 3। सामान्य तौर पे ये स्रोत हमारे सामने होते हैं। तो हम देखते हैं इतिहास को जानने का पहला स्रोत क्या होगा। तो नंबर 1 तो हमारे सामने होगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होगा नंबर 1। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से स्रोत हमारे सामने आते हैं। तो पुरातात्विक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुरातात्विक में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सामने आएंगे अभिलेख, जो विभिन्न राजाओं ने जारी किए, अभिलेख लिखे गए। जैसे अभिलेख हम कहें सामान्य तौर पे क्या है, तो जैसे मान लेते हैं आज की स्थिति अगर लें तो आपका घर है और आपकी जो गली है वहां पे अगर सड़क बनी है या बनवाई गई है तो वहां पे बोर्ड लगा होगा और लिखा होगा रामलाल के घर से लेके हरिलाल के घर तक। मतलब इस गली में जो पहला घर है वो रामलाल का है और दूसरा घर जो है वो किसका है, हरिलाल का है। जो हमें क्या बताता है, जो हमें ये बताता है कि रामलाल से लेके हरिलाल के घर तक क्या है, सड़क बनी हुई है। और इस गली में पहला घर किसका है, रामलाल का, दूसरा हरिलाल, अंतिम हरिलाल का। यानी इसके बीच में लोग और रहते हैं और उस पर विधायक का नाम होगा, सांसद का नाम होगा और जो संस्था होगी उस संस्था का नाम होगा। मुद्रा की राशि होगी, मतलब मुद्रा दी गई होगी कि कितने पैसे यहाँ पर खर्च हुए, कितने मीटर की सड़क है। और अगर मान लेते हैं कि 1000 साल बाद हमें यही शिलापट्ट मिल जाए तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि 2023 में इस क्षेत्र का विधायक कौन था, इस गली में पहला मकान किसका था, अंतिम मकान किसका था और वो गली कितनी लंबी होगी और उस समय कितने पैसों में यहाँ पे सड़क बनी। इसी को अभिलेख हम कह देंगे। तो अशोक के अभिलेख हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन जो शासक होता है उसका जूनागढ़ अभिलेख, कलिंगराज खारवेल का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंशों से संबंधित अभिलेख है। 7 वाहनों का तो पूरा इतिहास अभिलेख पर लिखा गया। तो अभिलेख से ही हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा हमारे सामने आएंगे सिक्के, सिक्के कॉइन्स। सिक्के मतलब जो सिक्के होते हैं, जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो, जैसे हम आज के सिक्के ले लें, आज के सिक्के, तो आज के सिक्कों में हम ये देखेंगे कि उस पर ईयर लिखा होगा, भारत सरकार लिखा होगा, कुछ आकृति बनी होगी। तो उस ईयर से अनुमान लगा लेंगे कि वो सिक्का इस साल का था और उस सिक्के में प्रयुक्त की गई धातु के आधार पे हम उस समय की अर्थव्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आज के हम सिक्के देखते हैं, कुछ समय पहले 1 रुपए का सिक्का आता था, उस पे हमारे सामने एक रुपए के सिक्के पे बीच में 1 रुपए लिखा होता था, नीचे लिखा होता था भारत सरकार और ईयर लिखा होता था, बगल में गेहूं की बालियां होती थी। आजकल वही सिक्का अंगूठे के रूप में आ गया कि भैया अब पहले का जो सिक्का था उस पर गेहूं की बालियां थी, मतलब 1 रुपए में आप क्या खरीद सकते, संसाधन अनाज खरीद सकते। दूसरा सिक्का जो होगा उस पर अंगूठा बना हुआ है, यानी 1 रुपए में हम कह सकते आज कोई वैल्यू 1 रुपए की नहीं है, ये भी कह सकते। या फिर हम उसको बेस्ट ऑफ लक का साइन भी कह सकते, इस टाइप से बना होता है ना। तो ये बता सकता है कि उस समय स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है। सिक्के के बाद हमारे सामने पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा जो हमारे पास आएगा वो आएंगी मूर्तियां। मूर्तियां, हम हड़प्पा काल की मूर्ति को देख के समझ जाते हैं कि हड़प्पा काल के लोगों को कला की जानकारी कैसी थी। हम कनिष्क की मूर्ति को देख के समझ जाते हैं, हम बुद्ध की मूर्ति को देख के समझ जाते हैं कि स्थिति क्या थी।
कुछ मूर्ति कैसे बनी है, कुछ मूर्ति आनंद मुद्रा में है, तो कुछ मूर्ति निद्रा में है, तो कुछ मूर्ति कैसी है, मुंह लटकाए हैं। और कुछ मूर्तियों में अच्छा मतलब बेहतर तरीके से उनको बनाया गया। तो हम ये कह सकते कि उस समय का जो शासनकाल होगा, उस शासनकाल में मूर्ति स्थापत्य किया था बहुत बेहतर था। भगवान शिव की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर में क्या है, मूर्तियां, एक बीच में मूर्ति है, चारों तरफ छोटे छोटे देवता बैठे गए हैं, जिससे हमें सामंती समाज की जानकारी थोड़ी दिखाई देती है कि इस समय मुख्य देवता होते थे जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, और अन्य देवता होते थे जो राजा होते थे, उन पर यह कंट्रोल करता था मुख्य देवता। तो वो स्थिति हमारे सामने आती है। तो अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक। स्मारक का मतलब है भवन, उनके राजा महाराजाओं के घर, आवास, किले, ये सब देख के हम समझ जाएंगे कि स्थिति क्या थी, है ना। स्मारक ये सब आएंगे, स्तंभ देख के समझ जाएंगे कि स्थिति क्या थी। तो पुरातात्विक स्रोत में ये चार, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक, इन चार का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्रोत आता है हमारे सामने, ये आता है साहित्य। दूसरा स्रोत हमारे सामने आता है साहित्य का। तो हम साहित्य के माध्यम से भी क्या करेंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो कई प्रकार के होंगे। साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में पहला जो स्रोत होगा वो हमारे सामने ब्राह्मण साहित्य होगा। ब्राह्मण साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य होगा। ब्राह्मण साहित्य में अगर हम देखें तो ऐसे साहित्य आएंगे जिनकी रचना ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी कि वेद आएंगे, है ना, उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे, और इसको हम ब्राह्मण साहित्य के रूप में सामने रखेंगे। जैसे चार वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है ना, सूत्र हैं, महाकाव्य हैं, स्मृति है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ब्राह्मण साहित्य ये हुआ। दूसरा हमारे सामने इसमें आएगा ब्राह्मणेतर साहित्य। दूसरा क्या आएगा, ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मणेतर साहित्य जो हमारे सामने आएगा, ब्राह्मणेतर साहित्य को हम लोग सामान्य तौर पे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य ये। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जैन साहित्य, जैन साहित्य, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से इतर हैं। ब्राह्मण धर्म से इतर का मतलब है कि ये ब्राह्मण धर्म से अलग हैं। तो ब्राह्मण धर्म से अलग होने के कारण हम इनको क्या कहेंगे, ब्राह्मणेतर साहित्य कहेंगे। इसमें ब्राह्मण धर्म की चर्चा नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ब्राह्मण साहित्य में शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो बौद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिपिटक का है, और जैन साहित्य में आगमों का है, अंग का है। ये हम आगे चल के डिस्कशन इसको बेहतर तरीके से करेंगे, एक एक करके उठाएंगे इनको। पुरातात्विक स्रोत उठाएंगे तो इनमें अभिलेख लेंगे, सिक्के लेंगे, मूर्तियां लेंगे, स्मारक लेंगे, साहित्य स्रोत उठाएंगे तो इसमें हम ब्राह्मण साहित्य पर डिस्कशन करेंगे, फिर ब्राह्मणेतर साहित्य पर करेंगे, जिसमें से बौद्ध साहित्य होंगे, और बौद्ध साहित्य के साथ ही क्या होंगे, जैन साहित्य होंगे। तो ब्राह्मण साहित्य को अगर हम यहां पर थोड़ा सा देख लें तो हमारे सामने वेद आएंगे। वेद की संख्या 4, ठीक है, ऐसे आएंगे हमारे सामने। तो इनको हम कहेंगे ब्राह्मण साहित्य। इसके बाद हमारे सामने आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये आएंगे। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखें तो हमारे सामने अरण्यक आ जाएंगे, अरण्यक। अगर अरण्यक के बाद हम लोग स्थिति देखें तो हमारे सामने जो चीजें आएंगी अरण्यक के बाद, वो हमारे सामने देखो, पहला तो वेद है, वेद 4 हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अरण्यक है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने उपनिषद, उपनिषद 108 है, इनकी चर्चा होगी। वेदांग की चर्चा होगी, वेदांग 6 हैं, वेदांग की चर्चा होगी। सूत्र की क्या नाम, इसके बाद हमारे सामने सूत्र आएगा, सूत्र की चर्चा होगी। 3 सूत्र हैं, सुरज सूत्र, गुहा सूत्र और धर्म सूत्र, ये आएंगे। महाकाव्य की चर्चा होगी, महाकाव्य की चर्चा होगी। महाकाव्य कितने हैं हमारे सामने, महाकाव्य हमारे सामने 2 हैं। महाकाव्य के बाद हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, स्मृति, स्मृति की आएंगे। सूत्र 3 होंगे, और इसमें सूत्र में जो तीसरा धर्म सूत्र है वहीं से निकल के आती है स्मृति, तो स्मृति होंगी। और अंत में हमारे सामने पुराण आएंगे, तो पुराण आएंगे हमारे सामने, हम पुराण पढ़ेंगे। पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है।
वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। सूत्र की संख्या कितनी है? 3 है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। स्मृतियां अनेक हैं। स्मृतियां क्या हैं? अनेक हैं। अरण्यक ने तप पर बल दिया, ज्ञान पर बल दिया। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में बैठ के जो रचा गया अरण्यक कहलाए, है ना। इस टाइप से हम लोग डिस्कशन करेंगे। उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है कि यज्ञ भवसागर को पार नहीं करा सकता। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिससे हम भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो यज्ञ के माध्यम से ही हम भवसागर को पार नहीं करेंगे, हमें ज्ञान लेना होगा। उप का मतलब होता है निकट, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का ये अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये हमारा ब्राह्मण साहित्य में आएगा। तो ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण साहित्य में ये चीजें हमारी सामने आएंगी। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग एक माहौल सा बना रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग ये देखते हैं कि 2 प्रकार के साहित्य आएंगे। पहला तो बौद्ध साहित्य आएगा। बौद्ध साहित्य में अगर हम नंबर 1 देखें तो त्रिपिटक आएगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक में अगर हम देखें तो 3 पिटक सामने आते हैं। एक तो सुत्त पिटक आएगा, सुत्त पिटक। एक हमारे सामने विनय पिटक आएगा। एक हमारे सामने अभिधम्म पिटक आएगा, अभिधम्म पिटक आएगा। ये त्रिपिटक होंगे। इनके माध्यम से हमें जानकारी किसकी होगी? बौद्ध साहित्य की जानकारी हमारे सामने होगी। इसके बाद बौद्ध साहित्य में नंबर 2 पे आते हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पुनर्जन्मों की कथाएं दी गई हैं कि भैया इनका पुनर्जन्म या पहले जन्म हो चुका है। जातक कथा में क्या है? पुनर्जन्म का संकल्प, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित बातें की गई हैं जातक कथाओं में। जातक कथाओं में ये चर्चा है। इसके बाद जातक कथाओं के बाद निकाय आएंगे। जातक कथाओं के बाद अगर हम बौद्ध साहित्य में देखें तो बौद्ध साहित्य में नंबर 3 आएगा निकाय। और इस निकाय में से एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है कि 16 महाजनपद थे। चौथे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में, तो चौथे नंबर पे कई सारे वो आ जाते जो लिखे हुए हैं। दीपवंश है, महाभाष्य है, क्या नाम, महाभाष्य नहीं, दीपवंश है, महावंश है ना, इस टाइप से। तो यहां भी ये तो दीपवंश, महावंश, दिव्य बदान, ये यहां पर आ जाएंगे। तो इनसे हम क्या करेंगे? इनसे हम समझ जाएंगे कि भैया स्थिति क्या है ना, कंडीशन क्या है। तो कैसे हमारे सामने ये होगा। ठीक है, दीपवंश, महावंश ये सब हमारे सामने आएंगे। या फिर हम कहें आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, ये सब। ठीक है, तो इसी में शामिल होंगे ये। जैसे हम कहें आर्य मंजू श्री मूल कल्प, ऐसे मतलब आर्य मंजू श्री मूल कल्प इसी का एक ग्रंथ है, इसी का एक साहित्य का हिस्सा है बौद्ध साहित्य का, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद भी बौद्ध साहित्य से ही संबंध रखता है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद भी किससे संबंध रखता है? बौद्ध साहित्य से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस साहित्य में हमारे सामने ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे सामने क्या आएगा? इसके बाद हमारे सामने आएगा क्या भाई? ये तो त्रिपिटक हो गया हमारे। बौद्ध साहित्य हमने देख लिया। जैन साहित्य हमें अगर देखना है तो जैन साहित्य में हम क्या करेंगे? जैन साहित्य में भी हमारे सामने क्या आएंगे? जैन ग्रंथ आएंगे, जिससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? उस समय के तत्कालीन समाज की, जब जैन धर्म क्या था, बढ़ रहा था आगे, तब समाज कैसा था, ये जानकारी हमारे सामने होगी। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके टॉपिक को उठा के। तो यहां पर जो हमने देखा, तो यहां पर हमने देखा ना, तो हमारे सामने अब क्या आएगा? जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य में हमारे सामने क्या होगा? जैन साहित्य में हमारे सामने सबसे पहले आगम आएंगे। आगम,
आगम पर ही अंग लिखे गए और अंग के बाद हमारे पास क्या आएंगे, उपांग, ये आएंगे। तो आगम, अंग, उपांग ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक है, तो अंग की संख्या कितनी है, अंग की संख्या हमारे सामने 12 है, उपांग की संख्या कितनी है, 12 है। इसमें प्रकीर्ण होंगे, प्रकीर्ण की संख्या हमारे सामने 10 होगी और इसी में होंगे जैन धर्म में या जैन साहित्य में छंद। तो छंद की संख्या हमारे सामने, छंद सूत्र होंगे, छंद सूत्र की संख्या हमारे सामने 6 होगी। तो ये जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य से हमें जानकारी मिलेगी कि भैया उस समय का इतिहास कैसा था। जैन साहित्य में अगर हम और देखें तो जैन साहित्य में एक आता है परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व ये आएगा। इसके बाद कुवलय माला, कुवलय माला ये हमारे सामने परिशिष्ट पर्व, कुवलय माला, साथ ही साथ कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। और कल्प सूत्र के बाद हमारे सामने एक सूत्र आता है आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र। और इसी में से इसी सूत्र का एक हिस्सा, मतलब सूत्र में एक आता है हमारे सामने भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये आता है। तो ये भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो इस भगवती सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिल रही, 16 महाजनपद की। महाजनपद पहले जन, फिर जनपद और जनपद से बने महाजनपद और महाजनपदों को मिला के बन गया अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक उसको बढ़ाता है, फिर आगे के वंश आते हैं उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसे है ना। तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य में भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, इन दोनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसकी, किसकी प्राप्त होती है, 16 महाजनपद की। तो साहित्यिक स्रोत में पहला स्रोत ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य और तीसरा स्रोत यहां पर आएगा लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य ये आएगा। तो तीसरा स्रोत हमारा क्या होगा, लौकिक साहित्य आएगा। लौकिक साहित्य में ऐसे ग्रंथ होंगे जिनकी चर्चा की गई होगी, वो होंगे। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य कहेंगे। तो ये स्थिति है। तो साहित्य में हमारे सामने क्या आया, साहित्य में हमारे सामने क्या है, 3 प्रकार, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य के 2 प्रकार, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इसके बाद तीसरा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने होगा लौकिक साहित्य। ठीक है, तो ये स्थिति। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में हमारा जो तीसरा होगा वो क्या होगा, लौकिक साहित्य होगा। तो साहित्यिक स्रोत में हमारा पहला क्या था, साहित्यिक स्रोत में पहला क्या था हमारा, ब्राह्मण साहित्य है ना। तो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य पहला। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के कितने हिस्से, 2 हिस्से। ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन कौन, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ये। इसके बाद तीसरा हमारे सामने क्या आएगा, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य ये आएगा तीसरा। तो ये हमने डिस्कस किया ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य में हमने जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य थोड़ा सा डिस्कस किया। अभी हमने पूरा डिस्कस नहीं किया, आगे की क्लास में होगा, अभी केवल थोड़ा समझना है। ठीक है, तो लौकिक साहित्य क्या है,
तो लौकिक साहित्य ऐसे साहित्य हैं जो ऐतिहासिक हैं, और अर्ध ऐतिहासिक हैं। और कैसे हैं? अर्ध ऐतिहासिक हैं। इनको हम क्या कहेंगे? लौकिक साहित्य कहेंगे। ठीक है, तो ये साहित्य हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में जैसे हम देखें, नंबर 1 एग्जाम्पल अर्थशास्त्र। ये चलो हम नया पेज ले लेते हैं, है ना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो साहित्य में जो तीसरा साहित्य था वो हमारा क्या था? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक, ऐतिहासिक साहित्य, और दूसरा यहां पर अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। ये होंगे मतलब जिनमें इतिहास की जानकारी मिले, जैसे राजतरंगिणी, जिनमें समाज की जानकारी मिले, जैसे महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र, शुंग काल की जानकारी मिलती है इनसे हमें, है ना, ऐसे। तो लौकिक साहित्य में अगर हम देखें तो लौकिक साहित्य में नंबर 1 अगर हम चर्चा करें तो अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र ये संभवतः भारत का पहला विधि ग्रंथ है। क्या है? विधि ग्रंथ। ये भारत का संभवतः पहला क्या है? विधि ग्रंथ है। यानी इसमें राजनीति की चर्चा की गई है। राजनीति की क्वेश्चन यही आता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नहीं, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। तरीके बताया गया राजनीति कैसे प्राप्त करनी है। ये सब विधि ग्रंथ है। लिखा किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा। चाणक्य को ही हम कौटिल्य कहते हैं, और चाणक्य को ही हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं। 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, ये 3 नाम किसके हैं? एक ही व्यक्ति के हैं। इसने लिखा। इसमें 15 अभिकरण हैं। कितने हैं? 15 अभिकरण हैं इसमें। तो अर्थशास्त्र ये है। अर्थशास्त्र हमें जानकारी मिलती है। संभवतः भारत का पहला क्या है? वो राजनीतिक ग्रंथ ये हमारे सामने दिखाई देता है। इससे राजनीति करनी है तो कैसे करनी है? जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य हमला करता है किस पर? मगध पर, राजधानी पर। तो राजधानी पर सीधा हमला करता है, हार जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको कहता है कि कहीं भी जीतने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके बिंदु पर हमला ना किया जाए। पहले निकटवर्ती क्षेत्रों को जीता जाए। इन निकटवर्ती क्षेत्रों को जीतने के बाद फिर अंदर जाया जाए। जिस प्रकार से हम एक प्लेट में जो खाना रखा होता है, खिचड़ी रखी होती है, जब वो खिचड़ी खाते हैं तो हम सीधा बीच से खाना शुरू नहीं करते, हम साइड से खाना शुरू कर देते हैं कि जहां ठंडा होगा, और अंत में पहुंचते पहुंचते बीच में पहुंचते हैं तो बीच का भी हिस्सा किसका हो जाता है? हमारा हो जाता है, हमारे अनुकूल हो जाता है और हम उसको खा लेते हैं। इसी प्रकार से ये कहता है कि किसी राज्य पर हमला करना है तो उसके केंद्र पर पहले हमला नहीं करना है, पहले उसके निकटवर्ती जो किनारे वाले क्षेत्र हैं उन पर अपना अधिकार जमाओ, फिर उसके और किनारे, और फिर क्या है? सीधा हमला करो फिर अंदर। तो ये क्या होगा? हम जीतेंगे। तो ये राजनीति बता रहा है ना कि कैसे पहुंचना है भाई। राजनीति बता रहा है कि कैसे पहुंचना है ना। तो ये स्थिति। दूसरा यहां पर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस से हमें तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। विकास दत्त का एक ग्रंथ और है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त, है ना। तो देवी चंद्रगुप्त में एक राजा का नाम आता है कि रामगुप्त एक शासक था। जैसे एक शासक ने हरा दिया और इससे मांग की इसकी पत्नी की, तो चंद्रगुप्त क्या करता है? स्थिति को, या फिर हम कहें देवी चंद्रगुप्त में हमारे सामने जानकारी मिलती है कि रामगुप्त नामक एक शासक था। ठीक है, तो ऐसे इतिहास लिखा गया। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, इसका ये ग्रंथ देवीचंद्र गुप्त कहते हैं या देवीचंद्र गुप्तम भी कहते हैं इसको, ये स्थिति। ठीक है, तो दूसरा ये होगा। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होगा? तो ऐसे हमारे सामने ग्रंथ आएंगे। तो पहला तो हमारे सामने क्या हो गया?
कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा क्या होगा? मुद्रा राक्षस। और तीसरा हमारे सामने क्या होगा? तीसरा हमारे सामने क्या होगा? अगर हम ग्रंथ को ही लें, अगर हम तीसरे ग्रंथ की बात करते हैं तो हमारे सामने तीसरा आता है कथा सरित सागर। क्या आता है? कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। बृहत कथा मंजरी, महाभाष्य कालिदास का माल विकाग्नि मित्र, महाभाष्य पतंजलि का, कालिदास का माल विकाग्नि मित्र, ये है भाई। इन दोनों से हमें शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से शासन काल में कौन कौन से मतलब क्या स्थिति थी। तो शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है महाभाष्य से और माल विकाग्नि मित्र से। यूपीएससी में सीधा पूछा गया था कुछ साल पहले कि इनमें से किस ग्रंथ से हमें शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारे सामने होगी, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये स्थिति हमारे सामने बनेगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शूद्रक का एक है शूद्रक, शूद्रक लिखते हैं मृक्ष कटिगम, मृक्ष कटिगम की रचना करते हैं, समाज की जानकारी मिलती है। मृक्ष कटिगम के बाद कामंदक का नीति सार 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया। किसने लिखा? कामंदक ने। और कामंदक के नीति सार को कैसे लिखा गया? अर्थशास्त्र के ऊपर लिखा गया। अर्थशास्त्र से नॉलेज मिली, अर्थशास्त्र से जानकारी ली और फिर हमने क्या लिखा? नीति सार लिखा, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है जिस ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी कश्मीर के इतिहास की मिलती है। अगर राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में हम आज जो जानते हैं, अगर राजतरंगिणी नहीं होती तो हम कश्मीर के बारे में जान ही नहीं पाते कि कश्मीर में कौन राजा था, कौन क्या था, ये हम जान ही नहीं पाते। तो फिर लौकिक साहित्य का मतलब ही क्या था? फिर हमारे सामने इतिहास होता ही नहीं है ना। तो ये स्थिति है। तो इसको जानने के लिए क्या है? कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए हमारे सामने एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो राजतरंगिणी है, 1149-50 में लिखी गई, जो कश्मीर का विस्तृत अध्ययन हमें करती है या कश्मीर के विस्तृत अध्ययन की बात हमारे सामने रखती है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ये जो राजतरंगिणी होगी ना, ये हमें कश्मीर का इतिहास बताती है, कश्मीर का इतिहास। और कश्मीर का इतिहास बताती है और इसकी रचना की कलहर ने, कलहर और कलहर ने इसकी रचना की और ये 1149-50 की रचना है, इसलिए हम इसको 12वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। और यहां तक के सभी राजाओं के बारे में इसमें क्रम से जानकारी दी गई है। तो कश्मीर के सभी राजाओं की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? कश्मीर का इतिहास हमें कहां से मिलता है? राजतरंगिणी से। तो अगर राजतरंगिणी नहीं होती, लौकिक साहित्य नहीं होता, तो क्या हम कश्मीर के बारे में जान पाते? इतना बृहद नहीं जान पाते। हम आज के कश्मीर के बारे में जानते। तो कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया वो राजतरंगिणी से। किसने लिखी? कलहर ने। 1149-1150 के बीच में ये लिखी गई थी, इसलिए इसको 12वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। यही पेपर में आता है किस शताब्दी में लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्या है। इसके बाद जो अगला ग्रंथ हमारे सामने आता है वो रसमाला है। रसमाला से जानकारी प्राप्त होगी। रसमाला के बाद अगर हम देखें तो प्रबंध चिंतामणि की बात की जाए, हालांकि ये अभी हमारे क्रम से नहीं है, हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। जब पढ़ेंगे ना तो क्रम से आ जाएगा पूरा, एक कौन सा पहले लिखा गया कौन बात। तो प्रबंध चिंतामणि, ये प्रबंध चिंतामणि अगर हम देखें तो एक और है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से हमें भारत पर यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। यवन आक्रमणकारियों की जानकारी किससे मिलती है? गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता, याज्ञवल्क्य गार्गी का विवाद होता है, याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर फोड़ देंगे। उस समय में महिलाओं की स्थिति, गार्गी विदुषी
है ना, गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वारा, ये सब महान विदुषी महिलाएं थी भारतीय इतिहास में। और अभी हाल ही में मोदी जी क्या लेके आ गए, महिला बिल। भाई क्या होगा संसद में, उनके लिए क्या होगी, समान सीटें होंगी, संसद में क्या होगा, उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, ये स्थिति। तो ऐसे ही है ना, तो विदुषी महिलाएं, तो ये सिस्टम था। ठीक है, हम इसमें आगे देखते हैं हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसने लिखा, बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र जो लिखा गया, हर्ष चरित्र से हमें हर्ष की जानकारी मिलती है। और यूपीएससी ने पूछा था कि हर्ष को महान बनाने में बाणभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है, लिखो कैसे बाणभट्ट का योगदान है कि हर्ष को महान बना दिया। हर्ष हम कैसे जानते हैं, हमारे सामने थोड़ी ना कोई बता रहा है कि हर्ष क्या है, हम तो इसको पढ़े हैं ना, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र को पढ़ेंगे, इतिहासकारों ने पढ़ा, फिर इतिहास लिखा, हर्ष राजा के बारे में लिखा कि 607 से ये शासक हुआ और 648 के आसपास ये शासक रहा, और इसने कन्नौज को सक्षम बना दिया। और कन्नौज को जब इसने सक्षम बनाया तो इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, जिसमें 3 महावंश या 3 वंश शामिल थे, बंगाल के पाल, यहाँ के गुज्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, जिसमें अंत में जीत प्राप्त की प्रतिहारों ने। क्या की जीत प्राप्त की, तो ऐसे इतिहास हमारा सामने दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे सामने इतिहास की एक व्यापक जानकारी होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक कल्हड़ का राष्ट्ररंग नहीं हो गया। तो ऐसे इतिहास के बारे में हमें क्या है, एक व्यापक और शुद्ध जानकारी मिलेगी। एक किताब है चचनामा, फारसी अनुवाद चचनामा। चचनामा से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। अरबों का आक्रमण, ये भारत है, यहां से आक्रमण हुआ अरबों का, ये मार्ग। और इससे हमें जानकारी मिलती है चचनामा से कि भारत पर अरबों ने कैसे आक्रमण किया, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो 712 ईस्वी के आसपास कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है, और सिंध का शासक दाहिर से जनता खुश नहीं थी, सिंध का शासक था, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हराता है, अधिकार हो जाता है। और पहली बार यही सिंध के लोगों पर, यानी जो सिंध के जो लोग थे, जो गैर हिंदू लोग थे, उन पर जजिया कर लगाता है, तो जजिया कर इंप्लीमेंट होता है भारत में। आगे इतिहास उसका बहुत बड़ा है, अकबर बंद कर देता है, सिकंदर लोदी लगा देता है। तो ये स्थिति है ना। तो चचनामा से हमें जानकारी, एक व्यापक जानकारी प्राप्त होगी। तो ये इतिहास को जानने के हमारे सामने साहित्यिक स्रोत हैं कि इतिहास को हम कैसे जानेंगे, ये कंडीशन हमारे सामने होगी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा हमारे सामने टॉपिक आएगा, तीसरा जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो विदेशी यात्री है ना, तो तीसरा जो आएगा वो आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। भाई विदेशी यात्री भारत आए, इन्होंने भारत के बारे में लिखा, क्या लिखा, ये हमारे सामने सब आएगा। भाई इनके बारे में जानकारी मिलेगी, ये क्या लिखेंगे, भारत को अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, कैसे कहेंगे, पक्ष में कहेंगे, विपक्ष में कहेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे सामने आते हैं यूनानी यात्री। यूनानी यात्री, यूनानी यात्री को अगर हम बांट में भागें, मतलब बांटें, तो इसमें पहले हमारे सामने ऐसे यूनानी यात्री आएंगे, हम इसको और सरल बनाएंगे तो हम ये कहेंगे सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, सिकंदर के पूर्व आने वाले यात्री। दूसरा हम कहेंगे सिकंदर के साथ आने वाले यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले यात्री। और तीसरा कहेंगे सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद आने वाले यात्री। तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा यूनानी यात्रियों में, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। तो यूनानी यात्री जो है वो भारत में आए और हम उनको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला क्या है,
सिकंदर के पूर्व आए जो, दूसरा सिकंदर के साथ आए, तीसरा सिकंदर के बाद आए। सिकंदर के पूर्व जो आए वो कौन कौन से थे? टेरियस और हेरोडोट्स। जो सिकंदर के पूर्व आए इनको हम कहेंगे टेरियस और हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को हम इतिहास का जनक कहते हैं। जो सिकंदर के साथ आए वो कौन थे? निर्याकस, निर्याकस था और अरिस्टोबुलस था, अरिस्टोबुलस ये आया। एक और इसका नाम, एक और व्यक्ति है ओनेसिक्रिट्स, ये भी आया, ओनेसिक्रिट्स ये भी आया। नाम थोड़े यूनानी है, अलग टाइप से है। अब सिकंदर के बाद कौन आया? सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में है डायमेकस, बिंदुसार के दरबार में आया। इसके बाद एक और जो यात्री है जो आया था उसका नाम था डायोनीसियस, डायोनीसियस ये है। तो ये 3 यात्री आए, ये मतलब 3 यात्री इनके बाद आए। तो यूनानी यात्रियों में ये सब, ठीक है, ये स्थिति। तो यूनानी यात्रियों में ये, तो विदेशी यात्रियों के विवरण में ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे जिनसे हम इतिहास लिखेंगे, ठीक है। तो ये यात्री यूनानी यात्रियों में ये शामिल होते हैं। इसको मिटा लेते हैं, पेज साफ कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यूनानी यात्री हमारे सामने आ गए। यूनानी यात्रियों के बाद हम लोग चर्चा करते हैं जो अन्य यात्री है उनको हम कहते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में जो इंपॉर्टेंट यात्री हैं वो यात्री हमारे सामने ये हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 अगर हम चर्चा करते हैं तो फाहियान की करते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो हुएनसांग की बात करते हैं। हुएनसांग यात्रियों के राजकुमार के नाम से ये। और तीसरी बात करते हैं तो इत सिंह की करते हैं जो 7वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया, हर्षवर्धन के समय नालंदा में पढ़ा। फाहियान चंद्रगुप्त के समय आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया और ये 7वीं शताब्दी में आया ये। तो ये चीनी यात्री ऐसे आए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अरबी यात्री। अरबी यात्री अरब से आने वाले यात्री। तो अरबी यात्री में हमारे सामने सामान्य तौर पे ये 3 व्यापक रूप से यात्रियों के नाम मिलते हैं इतिहास में। नाम तो मिलते हैं, बहुत अच्छे यात्री हैं, इन्होंने सब कुछ रखा, बहुत सी सामग्री दी है जिससे हम भारत का इतिहास लिख सकें। तो अल-बरूनी, अल-बरूनी। इसके बाद हमारे सामने आएगा सुलेमान और इसके बाद हमारे सामने आएगा अल-मसूदी, अल-मसूदी ये आएंगे, ठीक है। तो ये अरबी यात्री हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो इतिहास को जानने के स्रोत हो गए वो 3 हो गए। पहला पुरातात्विक स्रोत हो गए, दूसरा हमारे सामने हो गया क्या, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया यात्रियों का विवरण, जिनको हमने अंदर डिफाइन किया कि हम कैसे इनको पढ़ेंगे और कैसे कौन कौन हमारे सामने आएंगे। तो ये, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का जो हमारे सामने था विदेशी यात्रियों का विवरण ये, ठीक है। तो अगर हम यहां पर लिखें, अगर हम क्रम से करें इसको, तो अगर हम ये लिखें कि इतिहास को जानने के स्रोत, तो इतिहास को जानने के स्रोत जो हमारे सामने होंगे वो हमारे सामने कितने होंगे? अभी हाल चर्चा की, 1, 2 और 3। पहला स्रोत क्या होगा? नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये नंबर 1 होगा। पुरातात्विक स्रोत में हमारे सामने क्या क्या आएंगे?
पुरातात्विक स्रोत में पहले हमारे सामने आएंगे अभिलेख, दूसरा क्या आएंगे सिक्के। भाई समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो हम कहते हैं समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, पर बीड़ा बजाते हुए दिखा ना, तो कैसा था, संगीत प्रेमी था। तीसरा हमारे सामने क्या आएंगे, मूर्तियां। चौथा हमारे सामने क्या होगा, चौथा हमारे सामने स्मारक होगा। आपके घर को देख के अनुमान लगा लेंगे आप कैसे हैं, है ना, भव्य मकान बना हुआ है, भव्य आपका स्मारक है, घर है, आलीशान है तो सक्षम हो, नहीं है तो अक्षम हो या सक्षम नहीं हो, ऐसे, है ना। तो ये पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत जो हम देखते हैं ये नंबर 2 पे आता है, और इस साहित्यिक स्रोत में पहला स्रोत जो हम देखते हैं वो हमारे सामने आता है ब्राह्मण साहित्य। वो हमारे सामने क्या आता है, ब्राह्मण साहित्य आता है। तो साहित्यिक स्रोत में पहला क्या आएगा, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पता चला गया आपको क्या क्या साहित्य है, डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। दूसरा हमारे सामने आएगा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य हमारे सामने ये 3। पहला कौन सा, बौद्ध साहित्य, दूसरा कौन सा, जैन साहित्य, और तीसरा कौन सा, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसके बाद हमारे सामने क्या आएगा, ये ब्राह्मणेतर साहित्य में आ गए, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये हो गए, ठीक है ना। ये इसके बाद तीसरा जो हमारे सामने आएगा वो आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री में 3 प्रकार के यात्री आएंगे हमारे सामने, ठीक है। ये 3 प्रकार के यात्रियों में पहले कौन आएंगे, यूनानी यात्री, ठीक है। नंबर 2 पे कौन से आएंगे, चीनी यात्री। नंबर 3 पे कौन से आएंगे, अरबी यात्री। तो ये है, तो ये हमारे सामने इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अगर हम इनको देखें, इतिहास को जानने के स्रोत जो हमारे सामने हैं, इनमें पहला कौन सा है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा कौन सा है, साहित्यिक स्रोत, तीसरा कौन सा है, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये हमारे सामने होगा, ठीक है। तो ये हमें डिस्कशन करना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको जानकारी होनी चाहिए अपने इतिहास की, और ऐसे पढ़ेंगे ना तो हमारे सामने एक बेहतर तैयारी का तरीका होगा। आप वैसे पढ़ लोगे 1 2 3 4 करते हुए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। 2 महीने पढ़ोगे, 2 महीने पढ़ने के बाद फिर भी जीएस नहीं हुआ, फिर टारगेट बैच में आ गए, उसके बाद फिर टारगेट बैच में आ गए, फिर टारगेट बैच में आ गए। ऐसे करते करते आपने 2 2 महीने खराब कर दिए, 6 महीने। और अगर आप एक ही बार 6 महीने के लिए बैठ जाओ दृढ़ संकल्प होके, तो 6 महीने में सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। तो वही है, तो ये तरीका है अपने पढ़ने का, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य की जगह नहीं पढ़ेंगे। भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे चल के आप सिविल की तैयारी करोगे, आगे चल के आप भी देश के उच्च पदों पर पहुंचोगे। आप ये बात मान लीजिए कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है ना। अगर देखो सिंपल सी बात है, एक शब्द होता है आईएएस और एक होता है रेलवे,
तो रेलवे में जो ग्रुप डी होता है ना, ये यूपीएससी में सामान्य तौर पे आईएएस को ये माना जाता है, क्योंकि ये आईएएस तो ये है कि भाई दे दिया, जला दे दिया कि वो खेल रहा है, जलाधिकारी जो डीएम है वो दे दिया कि जला जला खेलो और सीख के फिर आ जाओ। जब ये कैबिनेट सचिव बनता है ना, तब इसका रुतबा होता है, तब इसके सामने क्या होता है, बहुत बड़ा हिसाब किताब होता है। कैबिनेट सचिव दिन में 20 से 25 बार प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। कैबिनेट सचिव, जब आप वित्त सचिव बनोगे तो पूरी अर्थव्यवस्था आपके हाथ में होगी, पूरी अर्थव्यवस्था। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपसे दिन में कम से कम 10 से 20 बार बात कर रहा होगा, आप खुद सोचो। तो यूपीएससी के माध्यम से यहां पर होगा। और अगर आप 25 साल के बीच में 25 साल तक आईएएस बन जाते हैं तो यहां तक आप पहुंच सकते हैं। जितना लेट होंगे उतना प्रमोशन कम होगा, ये स्थिति है। तो पढ़ना तो है ही, वहां पढ़ना है तो यहां पढ़ना है, तो ये स्थिति हमारे सामने होगी। अब विचार आपको करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। विचार आपको करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये अपना पूरा था, जो पहला लेक्चर था ये था। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे सामने बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे इतिहास जो था, आज का टॉपिक जो था, इस आज के टॉपिक में हमारे सामने ये था। ठीक है, को इतिहास को जानने का स्रोत। तो हमारी पहली क्लास यहीं से शुरू होती है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होंगे। तो हम लोग जो 9th पिलर में बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा हिस्ट्री है। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि समझ जाओ। ठीक है, हिस्ट्री में हमारा पहला जो सेक्शन है वो हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, और इस एंशिएंट हिस्ट्री को हम शुरू करेंगे तो इसी एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इतिहास को जानने के स्रोत। ये ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम इतिहास को जानेंगे, कैसे हम इतिहास को पढ़ेंगे और कितना हमें पढ़ना है, ये सब। ठीक है, इस इतिहास को जानने के स्रोत को डिस्कशन करेंगे हम लोग अगली क्लास में कि कैसे एक एक चीजों को उठाएंगे। वेद है तो वेद क्या है, किसने लिखे, कैसी स्थिति है। ठीक है, राजतरंगिणी लिखी गई तो वो कैसे लिखी गई, किसकी स्थिति है, ऐसे कि भाई किस किस हिस्ट्री में हम कैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए।